अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो दोबारा उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो पहली बात तो इट वाज फेल टू एक्सप्लेन दी डेटिव बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और दूसरी जो एक बहुत कहने का इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज़ के बाद औक़ात एक स्ट्रक्चर आपके आप कह लें कि स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं, एक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, ठीक है, वो आपके पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन ऑल नोन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे बेंजीन की हम बात करते हैं, आप सबने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि बेंजीन जो है इट हैज़ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब बाद औक़ात आपको एक मॉलिक्यूल को 2 या 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्दो रेजोनेशन को हम डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे सिंपल ये कह सकते हो कि इट वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फेल्ड टू एक्सप्लेन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब ये हर मॉलिक्यूल को एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो दैट्स वाई ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन मेनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि बेसिकली ये 2 मेजर लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वीबीटी जो है वो आप कह लेंगे कुछ हद तक फेल हुई। ऑल्दो इसके सारे पॉइंट्स हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे पॉइंट अपनी जगह पे ठीक हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी तकरीबन सही है। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया ही यहाँ से है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कुछ चीज़ें थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। फेलवर्स नहीं है, ये एक तरह से लिमिटेशंस थी। ठीक है, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास आती है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा जी, अब मेरा तो माइंड यही था कि मैं इसको आज कंटिन्यू करूं, बट आप लोग मुझे बता दें कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसको अभी कंटिन्यू करें तो अभी कंटिन्यू करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आज इसमें देख लेते हैं। नहीं तो अगर आप कहते हैं तो मैं मंडे को ही इसको स्टार्ट करूं। तो ये है कि ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आप सबको तकरीबन क्लियर होंगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अच्छा जी, एक ने मना किया, एक कह रहा है मंडे, तो बाकी बच्चे भी बता दें तो फिर हम उसी हिसाब से कंटिन्यू रखें। चलें जी, कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बेसिकली ये भी शेप्स को एक्सप्लेन करती है, बट आप यूँ कह लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी है। ठीक है, पहली बात तो आप इसको इस लेवल पे समझ नहीं सकते एमओटी को। ठीक है, हम इसकी बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब ये इतनी डिटेल्ड थ्योरी है कि इसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। शेप्स को एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, डेटिव बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको इसने अपनी इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये बड़ी डिटेल्ड थ्योरी है, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमने कुछ ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी है एमओटी से रिलेटेड कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी क्या। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय Mulliken in 1932, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिवन बाय हुन्स एंड, तो वो जो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी आप पढ़ते हैं, ठीक है, दिस वाज द सेम पर्सन, हुन्स एंड मिलिकन इन 1932। ठीक है, अब मैं इसकी बिल्कुल बेसिक्स की बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको जितना सिंपल बना के बात करूं, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थ्योरी है। ठीक है, तो इसको समझना इतना आसान नहीं है कि आप इसको 1-2 लेक्चर्स में इसकी सारी डिटेल्स को समझ जाएं, बट हम इसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें, क्योंकि जिस हद तक इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सिर्फ वही बात करूंगा, उसके अलावा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ठीक है, मेन पॉइंट आप इसका समझ लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि जी एटम्स जब कंबाइन होते हैं, लेट से हमने कहा कि जी ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है। ठीक है, दिस इज वन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अनदर ऑर्बिटल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए और मर्जिंग के बाद आपके पास ये मॉलिक्यूल बन गया, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान मर्जिंग हुई है और बॉन्डिंग हुई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो आप कह लें कि जो टेक है इसके ऊपर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब 2 एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो एटम्स के ओवरलैप के नतीजे में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाते हैं एंड दी और यहाँ से जनरेट होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह पे आपके पास एक नया ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाता है, नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली दे आर प्रॉपर्टी ऑफ दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म होगा, यानी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं बेसिकली इस मर्जिंग के नतीजे में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। मॉलिक्यूल जो है वो अपने एटम्स से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, ठीक है। बट जब आप इसको मॉलिक्यूल के होल्ड में लेकर आते हैं तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, ठीक है। पहले ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके होल्ड में था, ये इलेक्ट्रॉन इसके होल्ड में था। अब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के होल्ड में हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हम कहते हैं कि जी बेसिकली ये एक नया ऑर्बिटल बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द होल्ड ऑफ टू न्यूक्लियाई। यहाँ पे दो न्यूक्लियाई हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिप किए हुए हैं, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, एटॉमिक orbitals of individual atoms combine to form molecular orbitals, combine to form molecular orbitals, and these molecular orbitals are filled up in the same way, and these molecular orbitals, जिसको मैं सिंपली लिख देता हूँ MOs. Now these molecular orbitals are filled in the same way, as atomic orbitals are, as atomic orbitals are filled, ठीक है। जिस तरह से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं जिन रूल्स के थ्रू, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। वही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, वो सब रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव डेफिनाइट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी जो है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एमओज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और डेफिनाइट एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी। And the shape of molecular orbital formed depend upon the shape of combining atomic orbital, यानी SS combine हो रहा है या SP combine हो रहा है, तो the shape of molecular orbital depends upon, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं इनको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, depends upon the shape of combining atomic orbitals, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू वो, मतलब जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू बन रहा है उनकी शेप के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। कि पहली बात तो हमने ये कह दी कि जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से बनेंगे, ठीक है। कब बनेंगे? जब ये आपस में मर्ज होंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देंगे एंड वी गेट न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे हमें उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे, ठीक है जी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये मतलब किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं इसको एक्सप्लेन करती है थ्रू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं ये मतलब इनकी मर्जिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे थ्रू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हो सकता है ये टर्म आपने कभी पढ़ी हो,
या ये नहीं पढ़ी होगी तो इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी LCAO, शायद केमिस्ट्री में कहीं आपने पढ़ी हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहती है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके क्वेश्चन जिसमें ले लूंगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये कह रही है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिट, ये असल में हम वीबिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे, चले हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। एक मिनट बेटा, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन, ये लेट से एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म, ये इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, एंड वी गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s। अब असल में यहाँ पे बच्चे अक्सर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, कि मैं कह रहा हूँ कि मर्ज हो जाएंगे, दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर बच्चों के जहन में हाइब्रिडाइजेशन आना शुरू हो जाती है। देखें, हाइब्रिडाइजेशन इज बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एटम। कार्बन के ऑर्बिटल्स जब आपस में मर्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक ही कार्बन के ऑर्बिटल्स जब आपस में मर्ज होते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ मर्ज हो रहा है। अब और MOT कहती है कि जी बेसिकली जब ये मर्ज होते हैं तो देयर आर टू चांसेस, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये इस तरह से मर्ज हो कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके, आप कह लें, इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आ जाए। ठीक है, जो कि ज़्यादा चांस यही है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपके पास जो ऑर्बिटल बनेंगे, यानी हम ये कह रहे हैं कि दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। एक हम कहते हैं यहाँ पे बनेगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, यानी पहली चीज़ तो आप ये नाम ध्यान में रख लें कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं, वी गेट टू न्यू ऑर्बिटल्स। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे, वी गेट टू न्यू ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हुए तो आपको नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो क्या कहलाएंगे, एक कहलाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक कहलाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक कहलाएगा मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, एक s हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का s, जब ये दोनों मर्ज होंगे तो आपको दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनमें से एक कहलाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा कहलाएगा मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या होगा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल वुड बी मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। किससे ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग से? एंटी बॉन्डिंग से तो बिल्कुल होगा, बट इट वुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल। ठीक है, यानी लेट्स से दिस इज द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है, तो हम कह रहे हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा वो इन दोनों, अच्छा इसको थोड़ा सा आप यूँ समझ सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो। आपने फिजिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ी होगी, पढ़ी है बेटा इंटरफेरेंस? सबने पढ़ी है? फिजिक्स में आप इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ी है? वेव्स में सबने पढ़ी है ना ये इंटरफेरेंस, वेव्स के दरमियान जो इंटरफेरेंस होती है। तो कितने टाइप की इंटरफेरेंस होती है? वेव्स के दरमियान जो इंटरफेरेंस होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। क्या कहलाती है? डिस्ट्रक्टिव एंड दूसरी टाइप क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो वेव बनती है उसमें, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो वेव बनती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? एम्पलीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड जो है, क्योंकि हम वो कहते हैं कि मतलब क्रस्ट से टकरा गया, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस तरह से इंटरफेरेंस में क्या हो रहा होता है,
बट कुछ किसी किस्म का कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्ट। तो सेम आप यहाँ पे इसको वही चीज़ लेके चल सकते हैं, बिकॉज वी कंसिडर, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे हैव ड्युअल नेचर, ठीक है, इनकी ड्युअल नेचर है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर ड्युअल नेचर दे कैन बिहेव लाइक वेव एज वेल। तो आप इसको यहाँ पे ये समझ सकते हैं, इसको इसी तरीके से आप ध्यान में रख लें कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे तो दे आइदर मर्ज कंस्ट्रक्टिवली और दे मर्ज डिस्ट्रक्टिवली, या तो ये कंस्ट्रक्टिवली मर्ज होंगे या फिर ये डिस्ट्रक्टिवली मर्ज होंगे। नाउ व्हेन दे मर्ज कंस्ट्रक्टिवली, जब ये कंस्ट्रक्टिवली मर्ज होते हैं यानी दोनों के दरमियान इस तरह से आप कह लें कि मर्जिंग होगी कि एनर्जी रिलीज हो, मोर स्टेबल ऑर्बिटल बने, ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल बने। तो वो ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल क्या होगा? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, विच वुड बी लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम कहते हैं कि जब ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि दोनों आपस में मर्ज कर गए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव अ सिंगल, यानी आप कह लें ये जो एक प्लस है ये बेसिकली दोनों के न्यूक्लियाई को शो कर रहा है कि इसमें दो न्यूक्लियस मौजूद हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिवली मर्ज हुए हैं, ठीक है, दोनों ने एनर्जी रिलीज की है। तो दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये कहलाएगा, क्योंकि सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग है ना ये, तो ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जब आपने बॉन्डिंग करी तो इसमें इनका कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा कि कोई किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन के सामने आ गए होंगे। अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हो क्या रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ तो कुछ पार्ट में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुआ और कुछ जगह पे ये हो रहा होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और उस रिपल्शन के नतीजे में क्या होगा कि डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से आप ये कह लें कि जो आपके पास ऑर्बिटल बनेगा दैट वुड बी मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जिनसे बना है उनसे भी लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से कि बेसिकली ये आप कह लें कि आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ये कह लें कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से दूर चली गई। सपोज यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस थे, और ये लेट से यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस थे, दोनों के न्यूक्लिया के दरमियान इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले गए। तो ये जो रीजन है यहाँ पे नोडल प्लेन जनरेट हो गया, द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है। सपोज एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। बट जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की बहुत दूर चली जाती है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो मतलब जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हों, कैसे बनते हैं, क्या होता है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आप कोई थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। बस ये ध्यान में रखें, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दैट इज कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी। वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि लोअर इन एनर्जी होगा, दूसरा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार, ठीक है। ये सिग्मा स्टार जो है वो आपने बना देना, ठीक है। तो सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर, यानी ये कहलाएगा दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज नोन एज MBO मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड दिस इज M मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले हमेशा कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। जी, यहाँ तक बात समझ में आई है बेटा? सर दो क्वेश्चंस है सर। सर पहली बार स्टार्टिंग में आपने कहा, या तो शायद मैंने गलत सुना, आपने ये कहा कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। हाँ, तो उतने ही बने। तो कंस्ट्रक्टिव में जब हम देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव में उसको तो हम एज ए वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं। नहीं ना बेटा, ये दोनों एक, यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जब बॉन्डिंग हुई है तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल से? 2, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने मिल रहे हैं? 2, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों एक को ही हम रिप्रेजेंट करें, यानी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है।
ये दो ऑर्बिटल्स बने, यानी कंस्ट्रक्टिव के थ्रू आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव के थ्रू आपको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा। यानी जब ये दोनों देखें, बात सुने आप, वो मैं शायद आप उसको उस तरफ ले गए कि शायद या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये ध्यान में नहीं रखें। ये वो वेव्स वाला एग्जांपल मैंने आपको दी है, लेकिन आप मतलब उस एग्जांपल में क्या होता है वेव्स में कि या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है या डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल सिर्फ मैंने थोड़ा सा समझने के लिए दी थी, उसका मतलब बिल्कुल आपने उस एग्जाम्पल को यहाँ अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, यानी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स ओवरलैप कंस्ट्रक्टिवली, पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स ओवरलैप डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हो या सिर्फ डिस्ट्रक्टिव हो। According to molecular orbital theory, when two atomic orbitals merge, they form two new orbitals. One is formed due to constructive overlap. ये मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव, इन एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये टर्म हम यूज नहीं करते, जस्ट समझाने के लिए हम बार बार कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टर्म यूज कर लेते हैं क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए होते हैं, बट इन एक्चुअल इन टर्म्स का यहाँ पे इस थ्योरी से कोई लेना देना है नहीं। यूँ समझ लें कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं तो हमेशा यानी दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, हम वेव थ्योरी के हिसाब से क्या समझते हैं कि ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कहते हैं कि जी कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है और जो रिपेल कर रहे होते हैं उसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है। जी क्लियर है बात? नहीं तो फिर तीन अगर आ जाए तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो उस केस में फिर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा बेटा ओवरलैप तो दो ही ऑर्बिटल्स के दरमियान होगा ना। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमने कभी तीन शेयरिंग एक साथ शो करी है। सही, ठीक है जी, नहीं सर ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब सिंपल जो आपने पॉइंट यहाँ से आप यूँ कह लें कि समझना है, जो चीज़ आपको जहन में रखनी है वो ये कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब भी एटम्स कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, देन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। ये हम कल बनाएंगे डायग्राम्स, ठीक है, और फिर हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कि आप हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक सबसे जो खास बात है वो ये कि आप ये बता सकते हैं कि हीलियम कोई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वाई हीलियम डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, हीलियम बॉन्डिंग में क्यों नहीं इन्वॉल्व होता। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 ही क्यों बनाएगा, 2 क्यों नहीं बनाएगा, 1 क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हम ये सारी चीज़ें हम MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसी का एक चीज बताइएगा कि जैसे देखिए आपने कहा कि दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड होते हैं ना, तो मतलब ये इस तरह से इस टर्म को कैसे क्यों मतलब अलाइन किया गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? हमें तो पता है कि दो ही होने हैं, तो दो ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। हाँ, तो यही तो हम देखो ना, VBT क्या कहती थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप ये थोड़ी कहते थे कि दो ऑर्बिटल बन रहे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो हम ये कहते थे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हुए और आपके पास बॉन्डिंग हो गई, और मतलब उसमें आपने इनको अलग अलग दो डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, अब जब आप दो डिवाइड कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि जी बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो VBT उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये और ज़्यादा रिएक्टिव कैसे हो गया। तो अब MOT इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि जी बेसिकली जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी लेवल में चले गए, वो तो स्टेबल होगा, बट कुछ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पहले से भी ज़्यादा हो जाती है उनकी एनर्जी, तो उनके रिएक्शंस करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलें इसको इंशाल्लाह ताला मंडे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पहले चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से अपने जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दो चैप्टर्स मैं चाह रहा था कि मैं ये पहले कंप्लीट कर लूँ। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग्स मैं आज आपको सेंड कर दूंगा और MCQs भी जो है वो इससे रिलेटेड सेंड कर देंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।